हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आज 11th क्लास का एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हमने सोचा कि हम यही वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। तो मेरा नाम है अनूप कुमार और मैं आप सब बच्चों को एक नए तरीके से आसान से लैंग्वेज में, सिंपल वे में कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो, और कैसे कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, वो सारी चीजें आपको अनूप सर देने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये बेटा जो टॉपिक है इसको हम न्यूटोनियन लॉज भी कहते हैं। यानी क्योंकि ये न्यूटन ने ये लॉ दिया था तो हम न्यूटोनियन लॉज भी इसको बोलते हैं। और क्योंकि न्यूटन जो थे वो हमारे पुराने साइंटिस्टों में आते हैं। इनका टाइम बेटा जो था, ये टाइम तब की बात है जब 1642 से 1727 के बीच की बात होगी इसमें। तो हमने बाबा आदम के जमाने का टॉपिक उठा लिया है, न्यूटोनियंस लॉ। इसमें हम देखने वाले हैं चेन होगी, पुली से एक रस्सी लटक रही होगी, एक बंदर लटक रहा होगा, पुली होगी, वेज होगा, इंक्लाइन प्लेन होगा। इन सारी चीजें जो अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं, ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, तो बताओ उसमें कितनी फोर्स लग रही है, टेंशन, स्ट्रिंग फोर्स, ऐसे ढेर सारी चीजों की फोर्सेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते क्यों हैं। तो न्यूटन्स लॉ बेटा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे पहले एक टॉपिक है 11th में, काइनेमेटिक्स। इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स के बाद वाला टॉपिक। क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि एक कार है, वो इतनी स्पीड से जा रही है, तो उसकी इतनी वेलोसिटी है, इतनी एक्सीलरेशन है, तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया। यानी डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, इन सारी चीजों की बात हम काइनेमेटिक्स में करते हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स में होता क्या है, जब आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा, ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में दो चीजें हैं बेटा, एक है रेस्ट और एक है मोशन। या तो चीजें रेस्ट में है या तो चीजें मोशन कर रही हैं। तो यहां पर जो चीजें होती हैं, रेस्ट या मोशन वाली चीजें, वो होती कैसे हैं, उसके पीछे के कारण क्या है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, ऐसे हमारे पास एक कार है और ये ऐसे मूव कर रही है। तो मूव करते 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 ये कार यहां पे पहुंच गई। अब कार यहां से यहां पहुंची तो उसके पीछे कुछ चीज होगी ना, कैसे पहुंची। तो वही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो काइनेमेटिक्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक रेस्ट और एक मोशन। तो यहां पर रेस्ट और मोशन के बीच का जो पार्ट है, यानी चीजें रेस्ट में थी वो मोशन में हो गई, किसकी वजह से हो गई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की वजह से हो गई। क्यों? क्योंकि ये हमको देता है इसका कॉज। कॉज मीन्स कारण। हम यहाँ पे कारण पढ़ने वाले हैं कि किस कारण से, किस वजह से ये चीजें होती है। तो अगर आपने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो काइनेमेटिक्स या तो आप कहीं से पढ़ लीजिए या फिर आप थोड़ा वेट कर लीजिए। इस टॉपिक को कवर करके मैं काइनेमेटिक्स का भी पूरा चैप्टर लाने वाला हूं। बेटा ये फर्स्ट वीडियो था तो मैंने सोचा बच्चों का भी 11th वालों का प्री बोर्ड चल रहा है, तो अभी उनको थोड़ा ऐसी चीजों की जरूरत है जहां से ज्यादा सम्स आते हैं, पुली वाले, चेन वाले, टेंशन, स्ट्रिंग, फ्रिक्शन, ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारी चीजें ज्यादा आती हैं, तो अभी टाइम कम है इसलिए मैंने ये चैप्टर उठाया है। इसके बाद में वो भी पढ़ाऊंगा, तो आप उस टाइम पे पढ़ लेना, या फिर आप अभी किसी और सर से कहीं और आप पढ़ सकते हो, स्कूल में पढ़ लो। लेकिन मैं, हाँ, काइनेमेटिक्स का जो पार्ट यहाँ पे यूज होगा, जो चीजें अगर यूज होंगी वो मैं बराबर करवाते चलूंगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं टॉपिक पे।
हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बेटा ये जो सारी चीजें होती है ना, इन सारी चीजों के पीछे का जो कारण निकला वो न्यूटन चचा ने हमारे बताया कि वो कारण है फोर्स। न्यूटन अंकल ने क्या बताया? फोर्स। कार यहां से यहां गई किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। अगर ये बोर्ड है, बोर्ड हमारा रेस्ट में है, अगर मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इस बोर्ड को इतनी तेजी से प्रेस करूं कि ये दीवार को तोड़ के और बोर्ड भी साथ में उधर चला जाए, यानी दीवार और बोर्ड साथ में मोशन कर जाए, तो वो क्या हो जाएगा? रेस्ट से बोर्ड मोशन में चला जाएगा। और क्यों गया? क्योंकि मेरे बाजुओं में दम है, मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो क्या निकला? कॉज क्या निकला? फोर्स। कॉज क्या निकला बेटा? फोर्स निकला। ओके। अब फोर्स भी कई टाइप की होती है। एक फोर्स होती है आपकी, कौन सी बताओ, जल्दी बताओ। मेन टू टाइप्स फोर्स दिया पहले, एक को बोला कांटेक्ट फोर्स और दूसरे को बोला नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांटेक्ट फोर्स की, और इधर हम बात करने वाले हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स क्या है और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? बेटा फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं बात, कि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्या है? ये कारण देता है कि काइनेमेटिक्स में चीजें क्यों मूव कर रही हैं, फोर्स की वजह से। तो फोर्स से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब फोर्स दो टाइप के हैं, एक है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स जो है, इसमें वो वाली फोर्स होंगी जो एक दूसरे को कांटेक्ट करती हैं। जैसे बताओ बताओ क्या हो सकता है? जैसे आपका हो गया फ्रिक्शन। क्या हो गया? फ्रिक्शन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल, यानी घर्षण लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। एक ये सरफेस है, एक हमारा ये वाला सरफेस है, इसको मैंने टच किया, ये देखो घर्षण हो रहा है, दोनों दोनों आपस में कांटेक्ट में, तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये तो आप नॉर्मल 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड फोर्स है जो हमारे कांटेक्ट में आती है, वो है बेटा टेंशन। क्या है? टेंशन है। और क्या है? एक होता है बेटा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन लगती है, तो नॉर्मल रिएक्शन यानी नॉर्मल फोर्स जो लगती है, इसको हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, टेंशन को हम टी से इंडिकेट करते हैं, और फ्रिक्शन को हम एफ आर से। एक बेटा और फोर्स होती है स्प्रिंग फोर्स। कौन सी फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। कौन सी फोर्स? सारी स्प्रिंग फोर्स बोला ना, कितनी बार एक ही बात रिपीट कर रहे हो आप? ठीक है, समझ गया मैं। स्प्रिंग फोर्स। अब देखो ध्यान से, स्प्रिंग फोर्स को हम एफ एस या एफ एस पी, ऐसे को कई लोग एफ एस लिखते हैं या एफ एस पी लिखते हैं, ये सारी की सारी फोर्सेस हैं। अब नॉन कॉन्टेक्ट में, नॉन कॉन्टेक्ट में आपकी आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। नाम तो सुना ही होगा। यस सर, सुना है। ग्रेविटेशनल कौन नहीं जानता सर? रोज लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, हर एक चीज पे लगती हुई दिखाई देती है। सर अगर ऊपर फैन टंगा है, तो अगर फैन ऊपर हुक में न टंगा हो तो सर वो नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर धरती जो हमारी अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। सर क्या लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। अच्छा, तो अगर हमारी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो क्या वो हमारे फैन को टच करके खींचती है? टच करके तो नहीं खींचती ना, क्या करती है? सेंटर से फोर्स सीधा फैन पे, आजा भाई, नीचे चला गया। बॉल हमारे किसके? न्यूटन सर के ऊपर। बॉल कहां से गिरी? ऊपर से गिरी, तो ऊपर से डायरेक्ट किधर गिरी? नीचे, क्योंकि सेंटर किधर है? नीचे। नहीं तो इधर और इधर भी तो जा सकती थी, नहीं गई। तो ग्रेविटेशनल में क्या होता है? नॉन कॉन्टेक्ट, यानी चीजें दूर दूर है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट दूर दूर है, और क्या कर रहा है? कंटेक्ट करवा रहा है, सेंटर मास की तरफ खींच रहा है मास को अपनी तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। उसके बाद बेटा एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? जैसे इधर मैं बताता हूं, जैसे हमारे पास ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। तो ये प्लस माइनस हमेशा पता है सर, अपोजिट वाला क्या करता है? अट्रैक्ट।
अपोजिट वाला क्या करता है सर, अट्रैक्ट करता है। अगर सेम सेम हो जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। पास पास अगर प्लस माइनस है तो पास पास आएंगे। ठीक है सर, समझ आया। अच्छा, सेम कंसेप्ट आपका लगता है किसमें, सेम कंसेप्ट किसमें लगता है बेटा, सेम कंसेप्ट सर मैग्नेट में लगता है। हमारे पास सर एक ये मैग्नेट है और ये सर हमारे पास दूसरा मैग्नेट है। इधर सर इसमें दो पोल होते हैं सर, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल। इधर नॉर्थ कर दिया, इधर साउथ कर दिया। सर ये साउथ नॉर्थ अपोजिट दिख गया सर, अगर अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा, अगर एस एस या एन एन सेम सेम है तो रिपल करेगा। अच्छा सर, यहाँ पे कंटेक्ट हो रहा है क्या, कंटेक्ट हो रहा है क्या, नहीं कंटेक्ट हो रहा है। और अगर नहीं कंटेक्ट हो रहा है तो ये कैसे फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। कैसे फोर्स है, नॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वाला हो गया और एक है मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। ये भी सर टच नहीं कर रही है। यहां तक बात क्लियर है। अब एक लॉजिक वाली बात मैं बताता हूं आपको। इतनी सारी चीजें हमने देखी, ये सारी फोर्सेस देखी। अब इसमें खास करके सर मैंने ये दो फोर्सेस देखी। कौन सी, ये दो फोर्सेस देखी। ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस में हमने देखा सर अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है। अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्सन भी हो रहा है। बट सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो हमेशा अट्रैक्ट करती है। क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। बात क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ऐसी कौन सी फोर्स है नॉन कांटेक्ट में जो हमेशा अट्रैक्ट करती है ना कि रिपेल करती है, क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, जल्दी बताओ क्या बोलोगे सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। यार पसीना बहुत आ रहा है, एक सेकंड आप इसको नोट कर लो। फैन नहीं चलाया ना बेटा, इसलिए क्योंकि फैन चलाते हैं तो आवाज आती है ना, तो आपको डिस्टर्ब होगा और साथ में मुझे भी डिस्टर्ब होगा। मुझे तो नहीं होगा लेकिन खास करके आपको वीडियो में, क्योंकि दूर की आवाज ज्यादा कैच करते हैं ना माइक्स, ऐसा भी होता है कोई कोई माइक्स, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी फोर्सेस की हमने बात कर ली। देखो मैंने नया नया डस्टर लाया है आप लोगों के लिए। सर क्या बात करते हो सर, अपने लिए लाया है आपने, आप मेरे लिए क्यों बोल रहे हो सर। ठीक है बेटा, अपने लिए ही लाया, खुश। 11th वाले बच्चे बहुत समझदार हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं। तो एक पढ़ा कॉन्टेक्ट, एक पढ़ा नॉन कॉन्टेक्ट। और भी फोर्सेस हैं जैसे वीक फोर्सेस। क्या है, वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस में जैसे आपके आते हैं वंडर वाल फोर्सेस। क्या आते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस आते हैं। ऐसे ये बस समझ लो, लिखना उखना कोई जरूरी नहीं है। लंडन फोर्स आती है। ये सारे केमिस्ट्री के फोर्सेज है बेटा, केमिस्ट्री में आप चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आते हैं सब। और भी हैं पोलर, पोलर, नॉन पोलर, पोलर, ऐसे जो पोलर फोर्सेस होती हैं वो भी इसी के अंडर में आ जाती हैं। और भी हैं जैसे आपका, तो वंडरवाल और लंडन ये दो भी। एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी फोर्सेस के ही अंडर में ले लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मतलब पास में आएगा, मतलब अट्रैक्ट होगा, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स की। किसकी, स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स आपका सबसे स्ट्रॉन्ग वाला एक है न्यूक्लियर फोर्स। क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स मतलब, आपने सर न्यूक्लियर की बात की तो न्यूक्लियर कुछ कुछ मुझे न्यूक्लियस से रिलेटेड लग रहा है। न्यूक्लियस मतलब सर एटम्स पढ़ा है मैंने, चैप्टर 8th में 9th में ही पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं। 10th में 11th में तो है ही भाई एटम चैप्टर केमिस्ट्री में, झूठ मत बोलना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, तो वो सेम वाला क्या करता है, रिपल। तो यहाँ पे अगर ढेर सारे प्रोटॉन होंगे और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है। और सर बाहर ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं। सर केमिस्ट्री कहाँ ला रहे हो इसमें, 12th में भी केमिस्ट्री है बेटा, एटम चैप्टर है आपके 12th के लास्ट में। लेकिन मैं थोड़ा ही बता रहा हूँ आपको सर, एक्स्ट्रा नहीं है, थोड़ा सा ही है। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये मतलब सॉरी, न्यूट्रॉन तो कैसा होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है और आपके इधर क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं बाहर, और प्रोटॉन किधर होता है,
अंदर, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, न्यूक्लियर फोर्स। अब प्रोटॉन ढेर सारे होंगे तो सारे पॉजिटिव हैं, निगेटिव वाला तो बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव अंदर है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल, तो रिपेल करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे एक फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स, वो इसको बोलती है प्रोटॉन किधर जा रहा है, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, तो इधर ही लाता है, इससे बाहर निकलने ही नहीं देता प्रोटॉन को। कौन, ये क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। सोचो कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, है तो छोटी सी चीज, लेकिन ऐसे ढेर सारे एटम्स को और ढेर सारे न्यूक्लियस को इकट्ठा कर लिया जाए, तो इसीलिए तो बनता है बेटा न्यूक्लियर बम। कितना खतरनाक होता है, तो है तो बहुत छोटा, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता है, कारनामे बहुत बड़े बड़े करता है, तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जैसे हम ग्रेविटेशन को दे दें 1 नंबर, ग्रेविटेशन को कितना नंबर दे दें, 1 नंबर, उसके बाद आएगा वीक, आएगा वीक, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो आएगा, क्या आएगा, बताओ बताओ, हाँ सर इलेक्ट्रो ही आएगा। लेकिन ग्रेविटेशन और वीक के बीच में बेटा हम इलेक्ट्रो ले आएंगे, इलेक्ट्रो, ठीक है ना, इलेक्ट्रो ले आया, और इलेक्ट्रो के बाद लाऊंगा वीक। इलेक्ट्रो क्या, इलेक्ट्रो में, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद वीक, वीक के बाद लास्ट में क्या, स्ट्रॉन्ग। ये भैया ऐसे होते हैं, अगर ये 1 है तो ये 10⁻27 गुना इससे होंगे, ये इसका 10⁻36 और ये 10⁻38। जल्दी से ये नोट करो, ये IM पे डाल लेना जल्दी। हो गया नोट, नोट कर लिया आप लोग, आगे बढ़े भाई। हाँ सर बढ़िया, आगे बढ़िए, ठीक है बेटा, बढ़ते, बढ़ूंगा पक्का, ठीक है चलो। तो ये सारी बातें हमने की अभी तक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अपने चैप्टर पे, ये तो बहुत पुरानी पुरानी बातें कर ली। हाँ, अपने चैप्टर पे मतलब 1642 से कहा 1727 में आ गए। ये न्यूटन का टाइम था, मॉडर्न जमाना नहीं था, ओल्ड जमाना था, टेक वाला जमाना नहीं था। जैसे आजकल क्या है, मिलेनियल आ गए हैं, क्या मिलेनियल क्या बोलते हैं उसको, जनरेशन, जिसको हम जन वाई जनरेशन बोलते हैं, जो 1981 से लेकर 1996 के बीच में जो बोर्न हुए हैं, और जो 97 से 2012 के बीच में बोर्न हुए उनको जेनजी बोला जा रहा है, क्या, जेनजी। अब इसके बाद 2012 के बाद से 2026 या 29 तक जो आ रहे हैं, 29 तक, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं जेन अल्फा। क्या बोल रहे हैं, जेन अल्फा। जेन अल्फा वाले सारे AI वाले हैं, और जेनजी वाले जो हैं, हमें बेटा जेनजी में ही आते हैं। तो जेनजी वाले थोड़ा टेक से पले बढ़े हैं, यानी टेक जमाना, और साथ में थोड़ी सी शुरुआत थोड़ी सी देखी है टेक की, बाकी टेक में ही पले बढ़े हैं। और जो जेन अल्फा हमसे आगे वाले हैं, वो जेन अल्फा वाले AI में चले गए, वो पूरा AI का जमाना चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, तो ये तो, और उससे भी पहले, उससे पहले कौन, जो हमसे पहले वाले हैं, उन्होंने शुरुआत देखी है टेक की, मोबाइल ये वो। हमारे जमाने में सोशल मीडिया में भी पहले बढ़े हैं, सोशल मीडिया, टेक, ये सब। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो ये कौन सा टॉपिक है, 1642 से 1727, किसका, न्यूटन का। तो न्यूटन ने सबसे पहले बात की कि अगर काइनेमेटिक्स में चीजें हो रही हैं तो फोर्स की वजह से हो रही हैं, जो चीजें अगर रुकी है तो रुकी है, चल रही है तो चल रही है। क्यों चल रही, क्योंकि फोर्स लग गया, चल रही है तो चल रही है, अगर मैंने फोर्स दे दिया तो उसे रोक लिया। जैसे सामने से मेरे ट्रक आ रहा है, मैंने क्या किया, मैंने कहा आ भैया, और वो आगे से आ रहा है 50-60 की स्पीड से, अब मैं बन गया, क्या बन गया, अरे हनुमान जी, सीधा बड़ा रूप धारण कर लिया मैंने हनुमान जी की तरह। अब सामने से ट्रक आ रहा है, उसको मैंने ऐसे जाके ऐसे रोक लिया, वो भी अपना पूरा फुल एक्सीलेटर खींच रखा है, भाई हट हट, मैं नहीं हट रहा,
मैं जम गया इधर ही। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स लगा के उसको रोक रखा है। तो वो चल रहा था, मैंने क्या किया, रोक दिया। क्यों? फोर्स लगा दिया। अरे मैं अपने आप को बहुत पावरफुल बता रहा हूँ बेटा, बस जिम ज्वाइन कर ले, उसके बाद में फिर देखते हैं क्या होता है। थोड़ा हेल्थ भी जरूरी है ना। हेल्थ जरूरी है का मतलब जितना आप फिट रहोगे उतना मेंटली भी फिट रहोगे, वो ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे हैं, तो हमको इतनी सारी फोर्सेस हमने पढ़ी, उसमें से हमको पढ़नी है खाली टेंशन। क्या पढ़नी है सर? टेंशन पढ़नी है। वैसे ही दिमाग में इतनी टेंशन चलती रहती है, आप और टेंशन पढ़ाने वाले हो। वो वाली टेंशन बेटा टफ होगी और सबके लाइफ में है, लेकिन ये वाली टेंशन बहुत आपका टेंशन कम कर देगी। ये वाली टेंशन आपके इस वाले टेंशन को कम कर देगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन, यानी टी और एन। अगर ग्रेविटेशनल की बात करें तो वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आएगा, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका बेटा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। ये पता होगा ना, 9th में पढ़ा है। हाँ सर पता है। जैसे दो मासेज हमारे पास, ये और ये, m1 और m2, इनके बीच में डिस्टेंस है r, तो क्या क्या फोर्स है ऐसा। ठीक है, ये चीज है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ, तो लॉ पढ़ रहे हैं तो सर जितने हम आज तक लॉ पढ़े हैं उसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें भी लॉ आता है, तो कहीं कहीं तो सर एक ही लॉ में निपट जाता है काम। नहीं तो अधिकतर हम जितने लॉ पढ़ते आए हैं उसमें एक लॉ होता है, नहीं तो दो लॉ होता है, और नहीं तो तीन लॉ तो कम से कम होता ही होता है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ से। कौन से लॉ से? फर्स्ट लॉ। यहां तक बात क्लियर है ना? अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट होगा, अगर कुछ तुमको लगे कि नहीं सर यहाँ नहीं समझ में आए, तो आप क्या करना, उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा बेटा, जरूर से जरूर। कैसे भी करके मैं जितने बच्चे कमेंट करेंगे सबका कमेंट पढ़ूंगा, और सबका सोल्यूशंस नए वीडियो में जरूर देंगे हम। थोड़ा सा 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम निकालकर इस वाला, इसका जो डाउट होगा वो मैं उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है। तो अभी तो बहुत ही बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी मैं तुमको यहां से, पता है, अभी तुम यहां भरो बेस। बेस बनाते 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 वो ऊपर जो ढालते हैं, मतलब बिल्डिंग बनाने से पहले दीवार खड़े से यहां तक लाऊंगा तुमको। फिर उसके बाद हम दीवार बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर चलेंगे ऊपर। कहां पे? छत तक। और इतना मजबूत घर बनाएंगे कि अर्थक्वेक भी आए तो हिलने वाला नहीं। ठीक है ना? करेंगे ना? पक्का? पक्का ना? पक्का? ठीक है, चलो। तो फर्स्ट लॉ डालते हैं, न्यूटन्स, ऐसा खड़ा होता हूं मैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है ना? अभी इधर मत देखो, आपको जब मैं टाइटल दूंगा ना थंबनेल वाला, तो उधर देखना, उधर अच्छा दिखेगा तुमको। ठीक है? आप मेरे कंसेप्ट पे, मेरे सवालों पे और मेरे साथ ध्यान देना। ऐसा सोचो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे पढ़ा रहे हो, मुझे ऐसा लगना चाहिए। नहीं तो अभी सामने नहीं हो, अगर सामने मिल गए ना बेटा, बहुत मारेंगे तुमको हम। मारते भी हैं क्या? नहीं मारते नहीं हैं, बस समझाते हैं खाली। हम क्यों मारेंगे? प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे 11th के। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ बेटा जो है ना, इसमें होता है एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फोर्स क्या है, फोर्स और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर पता है? देखो वेक्टर स्केलर सेम होते हैं। जैसे मैं एक डिफरेंस बताता हूं तुमको। जैसे हमारे पास है स्पीड और हमारे पास है वेलोसिटी, हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट और हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो इसमें और इसमें, इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, बस फर्क क्या है ये देखो।
वेलोसिटी जो है जितनी, जैसे मान लो 40, मैंने बोला 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा था, मैंने बोला 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा था, तो दोनों 40-40, मतलब मैग्नीट्यूड नंबर, मैग्नीट्यूड का मतलब जो नंबर अंक होता है 40-40 सेम है। अब एक्स्ट्रा चीजें इन दोनों में होती हैं, इसीलिए इनका नाम है वेक्टर। और एक्स्ट्रा क्या होता है, वेक्टर ही एक्स्ट्रा होता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। अब 11th को मुझे ये चीज बतानी ना पड़े, लास्ट टाइम बता दिया ऐसे ही, कि जिसको ना भी आता हो तो देख ले। डायरेक्शन, इसमें एक्स्ट्रा चीज है क्या, डायरेक्शन, कि वो नॉर्थ दिशा में 40 किलोमीटर जा रहा है। इसमें आपको दिशा नहीं बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, ठीक है। तो डायरेक्शन वगैरह सब क्लियर होना चाहिए। तो फोर्स भी हमारा बेटा, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, देखो फोर्स भी हमारा कैसा है, वेक्टर है। जैसे एफ नेट का मतलब हुआ F1 F2 वेक्टर, वेक्टर ऐसे ही लगता है ऊपर, F3, ये सारी चीजें तो पता ही है। ऐसे डॉट 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 Fn वेक्टर है, और इनका सम कितना होना चाहिए, 0। कि जैसे मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड में मैंने इधर से फोर्स लगाया, कोई इधर से इस पे फोर्स लगा रहा है, कोई इधर से और कोई पीछे से। अब चारों तरफ से चारों लोग मिलकर मैं फोर्स लगा रहा हूं बोर्ड अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है फोर्स तो बेचारे पे बहुत लग रही है, लेकिन हिल नहीं रहा है। मतलब क्या हुआ, बोर्ड रेस्ट में ही रह गया। तो सर बोर्ड तो रेस्ट में रह गया और फोर्स भी बराबर लग रही है, तो इसीलिए तो मैंने बोला ना कि एफ नेट इज इक्वल टू 0, की फोर्स कितनी भी लगाओ, लेकिन सारे बल सारे फोर्स एक दूसरे को, ये वाला इसके अपोजिट वाला, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये वाला और इसके पीछे वाला जो फोर्स लग रहा है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जब कैंसिल कर रहे हैं तो ये बोर्ड कैसे हिलेगा, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, मैंने इसके ऊपर मैं देखो दोनों पास में लाया, अब मैं इधर से भी लगा रहा हूं इधर से भी लगा रहा हूं, अब देखो मेरा हाथ बीच का बीच में ही रहेगा, फोर्स फोर्स दोनों तरफ से लगा रहा हूं, लेकिन हो क्या रहा है, हिल नहीं रहा है मेरा हाथ, ना ना इधर जा रहा है ना इधर, क्योंकि एक दूसरे को इक्वल फोर्स लग रही है, एक दूसरे पे कैसी फोर्स लग रही है, इक्वल, और जब इक्वल लग रही है तो इधर उधर जा ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर उधर नहीं जाएगा, जा भी सकता है, तो जिस केस में जाएगा उस केस में वैसा देख लेंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद क्या है कि इधर से भी फोर्स लगाओ, इधर से भी लगाओ, इधर से भी लगाओ, इधर से भी लगाओ, जितनी भी फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रही होंगी उन सबको मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, सबको ऐड करके 0 कर दूंगा। ये हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या बताया कि इन सबका सम जितने भी फोर्सेस लगेंगे F1 F2 F3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे वेक्टर हैं, यानी सबकी डायरेक्शन है। ऐसे F नेट जो हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि जितनी Fn फोर्सेस लग रही हैं इन सबका F नेट क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे। यानी हम सारे फोर्सेस को ऐड करके उनको क्या करने वाले हैं, 0 करने वाले। अच्छा 0 क्यों करने वाले हैं सर, देखो बेटा 0 इसलिए करने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन देन आल्सो इट इज ऑलवेज इन द रेस्ट। अगर फिर आगे क्या बोलते हो कि इफ ही इज ऑन द मोशन देन ऑलवेज इन द मोशन। कब तक, टिल नॉट द एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कि कोई अलग से बाहरी फोर्स, बाहर से कोई फोर्स देकर बल देकर उससे कोई फोर्स एक्ट ना करे या कोई उसे बाहर से फोर्स ना दे, तब तक वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो मोशन करता रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। स्कूल्स में आप पढ़ते हैं, छोटे क्लासेज में बोलते हैं, अगर कोई वस्तु वस्तु में है तो वस्तु मतलब विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर ना लगाया जाए। ठीक है ना, तो हमने क्या बोला, एफ नेट कब क्या रखना है, 0 रखना है। तो एफ नेट 0 रखने का मतलब ये हुआ कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम, हिंदी में बोलते हैं साम्य अवस्था, यानी इक्विलिब्रियम में या साम्य में रहेगा, स्टेबल ऐसा बोल सकते हो आप। तो क्या रहेगा पोजीशन फर्स्ट लॉ में, इक्विलिब्रियम। अब जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये हमारा बोर्ड है,
बोर्ड हमारा देखो ना हिल रहा है ना डुल रहा है, रेस्ट में है। अगर अभी मैं इसको फोर्स दे दूं और हिलने लग जाए तो रेस्ट से मोशन में आ गया। मोशन में आ गया मतलब मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया ना। तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि इक्विलिब्रियम सर रेस्ट में रहता है या फिर जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट करती है वहां पे इक्विलिब्रियम रहता है। तो बेटा रेस्ट वाला तो समझ में आता है सर, कोई भी चीज रेस्ट में रखी है मतलब साम्य अवस्था में है, स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। बट कोई भी चीज अगर मोशन कर रही है तो वहां पर भी वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वहां पर भी वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। कैसे रह सकता है कि जैसे मेरी बाइक है, मान लो बाइक पे मैंने एक्सीलरेटर फिट कर दिया 30 किलोमीटर पर आवर का। अब मैं एक्सीलरेशन नहीं चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्सीलरेशन नहीं चेंज कर रहा हूँ, तब भी हमारी जो बाइक है वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। यानी इक्विलिब्रियम जो होता है वो रेस्ट में भी हो सकता है और वो मोशन में भी हो सकता है। तो लिख लो इक्विलिब्रियम इन बोथ केसेस, रेस्ट एंड मोशन। हाँ, मोशन की कंडीशन क्या है, मोशन की कंडीशन है कि यहाँ पर ए नेट बेटा जीरो होना चाहिए, यानी जितना भी एक्सिलरेशन है एक्सिलरेशन भी जीरो होना चाहिए। तो दो चीजें निकल के आई फर्स्ट फर्स्ट लॉ में, एफ नेट और ए नेट, ये दोनों क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इसमें बेटा बोलते हैं कि द फोर्स एक्ट on any object is directly proportional to rate of change of momentum। आप जरा नोट करो, तब तक मैं इंक भर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि आपको लाइट दिख रहा है फास्ट। हो गया बेटा। सेकंड लॉ क्या बोला, द फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बेटा होता है वेलोसिटी और मास का मल्टीप्लिकेशन को ही हम मोमेंटम बोलते हैं। यानी अगर कोई मास है, अगर कोई मास मूव कर रहा है, वेलोसिटी है उसके पास कुछ, तो कितना वो ऑब्जेक्ट कितना मास लेकर और कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो मास और वेलोसिटी का, तो क्या आएगा, मोमेंटम। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ बनेगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब डी अपॉन डी टी, यानी टाइम के साथ उसका हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं किसी भी चीज का, तो उसकी रेट बताती है। तो dp अपॉन dt, p की वैल्यू क्या होती है अभी बताया, p इज इक्वल टू आप लिख सकते हो mb, क्या लिख सकते हो, mb लिख सकते हो। तो यहाँ पर d बाई dt और p की जगह क्या फिट कर दो, mb फिट कर दिया। अब यहाँ पर वही वाला डिफरेंशिएशन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एक बार m को बाहर रखो u का, और एक बार u को बाहर रखो m का, डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा, u बाहर रखोगे एम यू रखो या एम बी बेटा रखो, वी
वेलोसिटी, क्योंकि यू क्या होता है इनिशियल, तो इनिशियल कई बार जीरो भी होता है ना, तो आप वी रखो, तो एम बाहर रहेगा, एम बाहर रहेगा, यहाँ पे मैंने वी ही लिखा है, तो अगर एम बाहर रखा तो वी का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, प्लस एक बार आप वी को बाहर रखो तो डी एम बाई डी टी कर दो। अरे तो सिंपल सी चीज है यार, पता ही होगी ना, ये वाला मैं इधर डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डी बाई डी टी, अगर यू और वी दो दो चीजें हैं, तो यू और वी है, तो एक बार हम यू का करते हैं, डी वी का करते हैं, यू बाहर रखते हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन में हमेशा प्लस लगता है, फिर एक बार वी बाहर रखेंगे, यू का कर देंगे, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। यहाँ पर यू की जगह पे क्या लिया है मैंने, एम लिया है, और वी की जगह पे तो वी ही है। ये मैथ्स का फॉर्मूला है, मैथ्स वालों को पता होगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ ये बोलता है कि द फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीवी अपॉन dt। अब इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं हम, नोट कर रही है आप लोगों ने, इसका एक एग्जांपल है, मैं क्लियर कर रहा हूं, इसका एक एग्जांपल मेंस में आया हुआ एक सवाल है छोटा सा, उसी को देख लेते हैं। मैं सवाल को लिखूंगा नहीं, बस आपको समझा रहा हूं। वो बोले कि मेरे पास में एक रॉकेट है, ऐसे एक रॉकेट है, ये ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, कुछ एक्सीलरेशन है इसका, उस एक्सीलरेशन से ऊपर के साइड में जा रही है, और जब यहां से चली, यहां से ये चली ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ चली तो कुछ धूल के कण होते हैं ना, कुछ डस्ट पार्टिकल, वो इसके बॉडी में चिपक गए, मतलब उनको साथ लेके जा रही है ऊपर। तो बोले कि उस टाइम में बताओ, जब वायुयान, ये आपका जो सैटेलाइट है, ठीक है, ये जब ऊपर जा रहा है तो स्टार्टिंग में कुछ धूल का कण लेके ऊपर जा रहा था, तो ये बताओ कि उस टाइम पे इसका एक्सीलरेशन क्या है, और कौन सा एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हमको बताना है, जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं। वो आपसे पूछा था कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इसका बताओ। इसका उन्होंने एक चीज दे रखी थी, उन्होंने हमको इसका मास दे रखा था, क्या दे रखा था, मास दे रखा था, मास था उसका, टाइम के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस मास भी दे रखा था, क्या दे रखा था, इंस्टेंटेनियस मास भी दे रखा था, ये आपका था बीवी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका सम्स है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू, एम बाहर रखें अगर तो डी वी अपॉन डी टी, प्लस वी बाहर रखें तो डी एम अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब एम तो इसका एम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डीवी अपॉन डी टी को क्या बोल दोगे, ए बोल दोगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा, ए जो हमको निकालना है, ठीक है। इसका मास बेटा एम ही है, मास इसका एम ही दे रखा था, ठीक है। अब v dm अपॉन dt की वैल्यू, dm अपॉन dt वी वी स्क्वायर है, कितना है, वी वी स्क्वायर है, ठीक है। तो dm अपॉन dt की जगह वी वी स्क्वायर पुट कर दिया, v की जगह v है, dv अपॉन dt a, यही हमको निकालना है, m हो गया। अच्छा एफ नेट कितना होगा, एफ नेट जैसे मान लो ये धूल के कण इस पे जाके चिपक रहे हैं ना, जब ये उड़ा लेके जा रहे हैं, तो धूल के कण इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स, क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन थर्ड लॉ छोटा सा है कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो हमारे ऊपर भी रिएक्शन में उतना ही फोर्स लगाता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं, इतना ही थर्ड लॉ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड लॉ का इतना ही कॉन्सेप्ट यूज है कि, वैसे मुझको ये सवाल थर्ड लॉ के बाद पढ़ाना था या बताना चाहिए था, लेकिन मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थर्ड लॉ
बस इतना ही है कि अगर हम किसी पे फोर्स लगाते हैं तो अपोजिट में वो मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है, और जिसका फोर्स ज्यादा ऑब्जेक्ट उधर ही मूव कर जाता है, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन। और अगर इक्वल फोर्स लग रही है दोनों साइड से तो वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होता। जैसे देखो वही वाला एग्जांपल कि अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे धक्का दूं, मैंने इस बोर्ड को धक्का दिया, अगर ये बोर्ड पीछे चला गया दीवार के साथ, मतलब मेरा फोर्स ज्यादा है, फोर्स दीवार ने भी लगाया लेकिन इसका फोर्स कम है, इसलिए मैंने इसको पीछे कर दिया। जैसे जब दो लोग पंजा लड़ाते हैं तो इधर से भी और इधर से भी दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रही होती है, तब तक हाथ किसी का हिलता नहीं दिखता। लेकिन अगर इस वाले बंदे ने के अंदर ज्यादा ताकत है, ज्यादा फोर्स लगा रहे तो ये वाला इसको ये डोमिनेट कर देता है, झुका देता है। एक्शन रिएक्शन सबसे बढ़िया एग्जांपल, पंजा लड़ाना, या आपने किसी को चाटा मारा गाल पे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे चोट सिर्फ गाल को नहीं लगती बेटा, आपके हाथ को भी लगती है, ठीक है। यानी जितना आप फोर्स गाल पे लगा रहे हो, गाल भी आपके हाथ पे उतना ही फोर्स लगा रही है। ये वाली बात क्लियर है। तो यहाँ पे खड़ला का इतना सा कंसेप्ट है कि धूल के कण फोर्स लगा रहे हैं किस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस सैटेलाइट पे, और अपोजिट में भी सैटेलाइट उतना ही फोर्स इस पे लगा रहा है, इक्वल फोर्स लग रही है। जितना धूल का कण इस पे फोर्स डाल रहा होगा उतना ही अपोजिट में वो इस पे भी डाल रही है, तो वहां पर मामला जीरो हो जाएगा। एफ नेट कितना कर दोगे, जीरो कर दोगे। तो एम में इधर लेकर आओ तो माइनस एम ए इज इक्वल टू, अब वी और वी स्क्वायर बी वी क्यू, क्या होगा बी वी क्यू, तो ए इज इक्वल टू माइनस वी वी क्यू अपॉन एम। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बेटा जेई मेंस का सवाल है, ये मेंस में आया हुआ सवाल है, इतना ही, ठीक है ना। तो वही अभी जो सेकंड लॉ आपको बताया उसी पे बेस्ड एक सवाल था। थर्ड लॉ का थोड़ा सा ही कंसेप्ट हो जाए, क्या बोला था, धूल का कण साथ में लेके जा रहा है, तो फोर्स यहाँ और कुछ तो फोर्स हो नहीं सकती, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ धूल का कड़ी लगा रहा होगा तो अपोजिट में वो भी उतना ही लगा रहा है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो थर्ड लॉ भी मैं इधर ही लिख देता हूँ। थर्ड लॉ में कुछ खास नहीं है, बस इतना ही लिखूंगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स। एग्जाम्पल पंजा, क्या, पंजा लड़ाना और थप्पड़ मारना, ये अपनी लैंग्वेज है बेटा, चलेगा, नोट कर लो। तो फर्स्ट लॉ हमने देखा कि एफ नेट वहां पे जीरो रखना है। अब ये सेकंड लॉ, यहां पर हमने ये नहीं बोला कि एफ नेट जीरो रखना है, ठीक है, यहाँ एफ नेट जीरो हो रहा है क्योंकि और कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रही है। तो जितना कण लगा रहा है, डस्ट पार्टिकल लगा रहा है, उतना ही वो भी अपोजिट में लगा रहा है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। बाकी वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। ये मेंस का सवाल है बेटा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चले, ठीक है। तो अब जब हम इससे आगे आते हैं, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की। अब हमारा चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तो बस बेसिक बेसिक बातें चल रही थी, अब चैप्टर स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इक्विलिब्रियम बोला, क्या बोला, इक्विलिब्रियम। मैंने कहा मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी चीजें इक्विलिब्रियम में होती है, तो वो तो होती ही है, मोशन में भी हो सकती है। बस क्या होना चाहिए, ए नेट जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, एक्सेलरेशन आना नहीं चाहिए वहां पे, ठीक है। अब तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था, यानी साम्य यानी स्टेबल अवस्था में होना हिंदी में। अब इसके इक्विलिब्रियम एक होती है रोटेशनल में भी, रोटेशनल और स्ट्रेट मोशन या इस मोशन में तो होती ही होती है, ठीक है ना। यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहे हैं, यानी अगर हम स्टेट चेंज कर रहे हैं अपनी मोशन का या प्लेस चेंज कर रहे हैं तो इस मोशन में, या फिर रोटेशन मोशन हो जो कि रोटेट करती हुई जा रही है। रोटेशन चैप्टर है अपने,
वो भी पढ़ाएंगे हम। तो रोटेशन मोशन, इन दोनों में इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पर टाउ नेट बोलते हैं फोर्स को, ठीक है, ये रोटेशनल मोशन का फोर्स होता है, ठीक है। टाउ नेट टाउ बोलते हैं इसको, टाउ इस ऐसे इंडिकेट करते हैं, और टाउ नेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ पे एफ नेट तो बताया ही मैंने, एफ नेट हमेशा कितना रखना है, 0। अगर एफ नेट 0 है तो वो चीज कैसी है, इक्विलिब्रियम में होगी। कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो चलो अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं कि जैसे एफ नेट 0 देखना है हमको। जैसे मेरे पास में एक ब्लॉक है, ये हमारे पास में एक ब्लॉक है, ठीक है। अब मैंने बोला इस ब्लॉक में इधर फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स, F2 फोर्स, ठीक है। और एक फोर्स इधर लग रहा है, और ये थीटा एंगल यहां से बना रहा है। इस फोर्स का नाम है F3। क्या नाम है, F3 नाम है। अब हमें टोटल फोर्स इस पे बतानी है F नेट, और उसको क्या करना है, 0 कर देना है। देखो, तो हमेशा F नेट जब हम 0 करेंगे तो दो एक्सिस पे 0 करेंगे। जैसे मैं अगर इसकी एक्सिस करने जाऊं तो एक ये एक्सिस आएगी और एक ये एक्सिस आएगी। इसको वर्टिकल वाले को हम बोलते हैं y एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं x एक्सिस। तो हमेशा F नेट 0 करना है हमको, कहां पर, x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ। इट इज क्या, इट इज कंपल्सरी। ये कंपल्सरी बातें बेटा, आपको x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस पे देखना है। हम दो ही एक्सिस लेंगे, एक x लेंगे और एक y लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वर्टिकल को ही y बोलो, हमेशा हॉरिजॉन्टल को x बोलो। अगर मैंने डायग्राम घुमा दिया है तो आप चाहो तो x इधर भी बोल सकते हो, y इधर भी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हमेशा दो एक्सिस लेंगे, दोनों पे देखेंगे। अब यहाँ वाली कंडीशन देखो, हॉरिजॉन्टल पे इधर F1 है इधर F2 है, तो F नेट अगर हम देखने जाएं कहां पे, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे अगर हम F नेट देखने जाएं तो यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, F1 और F2। F1 किसके इक्वल है, F2 के इक्वल है। अगर हम y एक्सिस पे F नेट देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे, अच्छा सर एक मिनट, F नेट पे x एक्सिस तो है, लेकिन सर अभी ये देखो F3 एंगल पे जा रहा है, तो F3 को भी y एक्सिस और x एक्सिस में कंपोनेंट में इसको तोड़ दो, तो थीटा की तरफ, जैसे ये हमारा क्या है, बेस है, और एंगल ये बन रहा है थीटा। ये मत बोलो सर इधर 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 एंगल नहीं बनना है, एंगल इधर से बनना है, क्योंकि थीटा इन दोनों के अंदर में है ना, कि थीटा इधर है। तो थीटा को आप, थीटा ये जो F3 है, F3 को पकड़ो आप, और जहां थीटा है ना, थीटा के ऊपर खींच के लेकर आओ। F3 को किधर लाओ, थीटा के ऊपर, F3 को इधर मत ले जाओ, नीचे लाओ, और नीचे लाके इस लाइन के पैरेलल कर दो। तो F3 को जब आप इधर लाओगे तो ये वाली लाइन जब इधर आएगी तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा F3 cos थीटा। कॉस हमेशा कहां बनता है, ऑन द बेस, ठीक है। और अगर इसका एक इधर वाला कंपोनेंट करेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर बनेगा, तो परपेंडिकुलर वाले को हम बोलते हैं साइन, तो ये हो जाएगा F3 साइन थीटा। ये तो एक F3 cos थीटा और एक F3 sin थीटा। तो अब हॉरिजॉन्टल में F1 भी है F3 भी है, और इधर अपोजिट में कौन सी फोर्स है, F2। तो यहां पर F1 प्लस हॉरिजॉन्टल पे और क्या मिल रहा है हमको, अभी गायब हो गया F3 का काम खत्म है, थीटा उठा सब गायब हो गया। अब F3 इधर, F3 cos थीटा इधर, F3 sin थीटा इधर, तो F1 प्लस F3 cos थीटा ये मिल जाएगा, ठीक है। और इधर साइड में F2 है तो एक इसके इक्वल हो जाएगा F2 के, ये मैंने x एक्सिस पे निकाला। अब हम निकालेंगे y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे ये है, तो y एक्सिस पे क्या क्या है, F3 sin थीटा, और एक नीचे लग रहा होगा mg,
क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो 3 sin थीटा इज इक्वल टू mg। mg क्या है बेटा, वेट, इसका कुछ वेट होगा ना, अगर मैं मास m दे दूं तो m मास है, इसका वेट है, तो F3 किसके इक्वल हो जाएगा, F3 sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। ये y एक्सिस मैंने देखा। तो हमेशा दो एक्सिस पे हम एफ नेट जीरो करेंगे, ये आपका इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट है। आप नोट करो जल्दी से, ठीक है, आप नोट कर लेना। चलो नोट हो गया। तो हम अब चैप्टर बता रहे हैं। अभी हमने 3 लॉ देखे। अब 3 लॉ में फर्स्ट लॉ बताया, सेकंड लॉ बताया, थर्ड लॉ बताया। थर्ड लॉ तो बहुत ईजी है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, काम खत्म। अब हम इक्विलिब्रियम भी जान लिए क्या होता है। अभी तक हमारे पास हथियार मिल गए हैं सारे। अब मैं इन सारी चीजों को एफ नेट कैसे जीरो करना है, ये और कौन कौन सी कल फोर्सेस पढ़ी थी, उन सारी चीजों का आगे यूज, फोर्सेस अलग अलग पढ़ेंगे। अब हम जो चीजें हम जान चुके हैं कि मेरे पास क्या क्या है पढ़ने वाला, ये मुझे पता चल गया है। अब हम डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं।